अच्छा जी, आपका पहला फुल लेंथ पेपर है ये, और इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। A swing is held by two vertical ropes. If the maximum expected weight of the person is 1000 Newton, then the breaking tension of each rope must be। अब देखें, हम अगर किसी चीज को दो रस्सियों से लटकाएं तो ये राइट पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, वो हम जब सस्पेंड करते हैं तस्वीर को, उसकी दो कॉन्फ़िगरेशन बनती हैं, एक में पैरेलल और एक में वो वी शेप बनती है। ये पैरेलल वाली है कि दो रोप्स हैं, तो इसका मतलब है इसमें होगा ये कि जो टेंशन है ना, दो टेंशन है अपवर्ड और एक वेट है, तो 2T बराबर है W, और T W का हाफ हो जाएगा। तो 1000 को 2 पे डिवाइड करोगे, 1000 डिवाइड बाई 2, 500 आंसर आएगा। इसका मतलब है जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है ना वो 500 या इससे कुछ ज़्यादा होगी, तो इसका आपका आंसर बीटा बनेगा। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 1 किलोग्राम का बॉल है, मूव कर रहा है इन सम डायरेक्शन 8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, ये V1 है। हिट करता है 4 किलोग्राम बॉल को, ये M2 है, उसकी वेलोसिटी 4 किलोग्राम की V2 6 है। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये है कि आफ्टर द कोलिजन 4 किलोग्राम का जो बॉल है, कि आपने बतानी है व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन ऑफ 4 किलोग्राम बॉल, यानी M2 की वेलोसिटी V2 निकालनी है आपने। अगर 1 किलोग्राम की जो वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन 0 हो जाती है, इसके ऊपर हम देखें, अगर हम ये क्या नाम इलास्टिक कोलिजन का जो क्वेश्चन है वो अप्लाई करें तो जवाब हमारा आ जाएगा, लेकिन ज़रा कम आएगा। इसका जवाब ऐसे 8 है, 7 आ रहा है उधर। अगर मैं डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके इसको सॉल्व करूँ ना, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला M1v1 प्लस M2v2 इज इक्वल टू M1v1 प्राइम प्लस M2v2 प्राइम। तो मेरे पास आंसर डायरेक्ट आता 8। अब आप कह सकते हैं सर उधर 7 क्यों आया, इधर 8 क्यों आया? वजह ये है कि वो इलास्टिक कोलिजन है और ये इलास्टिक कोलिजन के मुताबिक नहीं हल हो रहा। इसमें आप देख सकते हैं वेलोसिटीज इंटरचेंज नहीं कर रही, इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम तो लगता है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं लग रहा। वो जो फॉर्मूला V2 प्राइम का है ना, वो काइनेटिक एनर्जी के लॉ को बेस करके बनाया गया, इससे जवाब में फ़र्क आ रहा है। बाहर जवाब उससे भी आ ही जाता है, क्योंकि यहाँ 7 जवाब तो कोई नहीं है, 7 के करीब 3 8 है जो हमारा आंसर है। लेकिन आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कर लो, ज़्यादा बेटर है। ये जहन में रखते हुए कि इलास्टिक कोलिजन है कि नहीं। हाँ, इलास्टिक कोलिजन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेता तो वो V1 प्राइम V2 प्राइम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे हम। मैंने वैसे आपको करके दिखा दिया कि बच्चे बाज़ यहाँ के इस पॉइंट पर सवाल कर लेते होते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम का एक पैकेट है, उसको रिलीज किया गया स्पेसशिप से, जब वो उसकी स्पीड थी 3600 किलोमीटर पर, और 10 किलोमीटर की बुलंदी से फेंका गया। अब जारी बात है इसने तो नीचे गिरना है ना पैकेट को, नहीं पैकेट को जब नीचे गिरना है तो इसका मतलब ये हो गया, ये हमारे पास सीधा सीधा जो क्वेश्चन बन जाएगा, मोशन फ्रॉम रेस्ट, ऊपर से नीचे वाला वो केस हम कंसिडर कर लेंगे। उसका फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, या H इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। इसमें बस वैल्यूज पुट अप करके हल करेंगे। जी का आंसर जिस प्लेनेट पे ये काम हो रहा है वो आ गया जी 2 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास टाइम गिवन था 100 सेकंड नीचे आने का, और हमारे पास हाइट गिवन थी। अब हमने बस यही करना था, इसके अंदर वैल्यू पुट अप करके इसको सॉल्व भी करना था। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आके जो क्वेश्चन आ जाता है वो है फोर्थ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग ट्रक 10 पावर 5 है। ठीक है, ये एनर्जी आ गई किलोमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपके पास है द ट्रक ब्रेक्स फेल हो गई और ये किसी शुगर केन के फील्ड में घुस गया, और रेस्ट पे आता है 50 मीटर का फासला तय करके। एवरेज रिटार्डिंग फोर्स बताएं। हमने यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल वाला ये एफ डी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाया। मैंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू से 50 मीटर को डिवाइड किया, इसको जब हल किया तो 2000 जवाब आ रहा है, अल्फा में आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 8 तक वाजे हैं। Assume Badr 1 satellite orbit every 10 hours। बदर 1 आपके पास एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, अब ये मूव कर रहा है अराउंड द अर्थ, 10 घंटे में अपना टाइम मुकम्मल करता है। आफ्टर हाउ मैनी आवर्स विल बदर 2 ऑर्बिट द अर्थ इफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस इज ट्वाइस द ऑर्बिटल रेडियस ऑफ बदर 1। यानी जो हमारे पास रेडियस 2 है ना, वो रेडियस 1 का डबल है। तो रेडियस 2 मेरे पास 2 टाइम्स रेडियस 1 है। अब मैंने पहले सॉल्व किया हुआ है, इसमें मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाया। आप चाहें तो अगर रेडियस का फॉर्मूला याद है
तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आर्टिफिशियल जो आपके पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो रेडियस का फार्मूला है वो भी लग सकता है यहाँ पर। बहरहाल मैंने वो नहीं लगाया, यहाँ पर ये लगा दिया। दोनों के जरिए हल हो सकता है। अगर उस तरह करेंगे मैं बता देता हूँ किस तरह चलेंगे बाद में, फिलहाल यहाँ पे चलेंगे। यहाँ रेडियस और का अंडर रूट और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये वेलोसिटी है और ये रेडियस का अंडर रूट है। तो इस लिहाज से मैंने रेशियो बना ली, वेलोसिटी 1 ओवर वेलोसिटी 2, रेडियस 2 ओवर रेडियस 1। 2 रेडियस है, 2r1। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आ गया। अब जरा थोड़ा सा इधर आ जाए राइट साइड पर, तो ये आ गया वेलोसिटी 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी 2 इंटू अंडर रूट 2। ये तो मैंने वेलोसिटी का फार्मूला है। अब v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा, ये फार्मूला बना हुआ है। ठीक है, ओमेगा में 2 पाई/t लगा दूंगा अगर मैं, तो यहाँ पर अब मेरे पास वेलोसिटी तो आ चुकी है वेलोसिटी 1 की। ठीक है जी, तो मैंने इसलिए ये काम किया है कि यहाँ पर अब जब मैं वेलोसिटी 1 की जगह लगा सकता हूँ, जब v1 की बात करूंगा तो r1 2 पाई/t1 ये आ गया, क्योंकि मुझे तो असल में टाइम मालूम करना था। तो मैंने v इज इक्वल टू आर ओमेगा के कॉन्सेप्ट से इसको कन्वर्ट कर दिया टाइम के अंदर। तो ये बन गया मेरे पास वेलोसिटी 2 और इधर आ गया 2 पाई/टाइम 2 और ये अंडर 2 वैसे साथ में आ रहा है। अब टाइम 1 टाइम 2, अब टाइम 1 मेरे पास 10 आर लगा दूंगा, r2 की जगह पे वंस अगेन 2 टाइम्स r1 लगाऊंगा। ये r1 कैंसिल हो जाएंगे, बाकियों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास टाइम आ गया अंडर 220, जो यहाँ पे आंसर डेल्टा में लिखा हुआ है। अगर आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो याद रखिएगा कि जो रेडियस होता है आपका, ये प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड की पावर 3/2 ये प्रोपोर्शनल होता है। इस फॉर्मूले से रेशो निकाल के आप करें तब भी हल हो जाएगा। 6 क्वेश्चन है आपके पास। इलेक्ट्रिक फैन है, अटेन कर लेता है मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब देखें वेलोसिटी है ये 5 रेवोल्यूशन, हमने क्या किया 5 को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, रेडियन पर सेकंड बना दिया, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ। चूंकि ये अटेन कर रहा है बाद में वेलोसिटी आफ्टर 15 सेकंड के बाद, ठीक है, 15 रेवोल्यूशन के बाद, तो 15 को भी 2 पाई से मल्टीप्लाई, ये थीटा आ गया और इनिशियल वेलोसिटी मैंने 0 ले लेनी है। अब ये मेरे पास फॉर्मूला जिसमें पास एक्सेलरेशन ना हो और मुझे टाइम मालूम करना है, इसके अंदर एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन है ऑफ मोशन जिसमें एक्सेलरेशन ही होता है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम वाली, ये वी आई प्लस वी एफ ओवर 2 इंटू टी। इसके अंदर वैल्यूज पुटअप करके हल कर लें, टाइम का आंसर आएगा 6 सेकेंड। कैलकुलेट, 7th क्वेश्चन है, टू कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट पुट इनटू अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द मून वी नीड टू नो। ये फॉर्मूला है जी ऑर्बिटल वेलोसिटी का। इसमें आपको एक तो रेडियस यानी डिस्टेंस पता होना चाहिए, दूसरा मास ऑफ द प्लैनेट। अब यहाँ मून की बात हो रही है तो मास ऑफ द मून का सवाल आएगा, चार्ली आंसर है। 8th क्वेश्चन है, अ सोप बबल ऑफ रेडियस उसका 2 सेंटीमीटर है, फॉल करता है एयर से, कांस्टेंट स्पीड है 0.1 मीटर पर सेकंड। इस पे जो ड्रैग फोर्स लग रही है वो 1 माइक्रो न्यूटन लग रही है, ये फोर्स आ गई। और अप्रोक्सीमेट आपने मास इसका बताना है, तो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू एम जी। अगर हम लगाएं ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू एम जी होता है, चूंकि ड्रैग फोर्स मुझे गिवन है तो मैंने F इज इक्वल टू एम जी कर दिया। F का आंसर 1 × 10⁻⁻⁶ और G मेरे पास 10 है, तो ये 10 को 1/10 0.1 बन जाएगा, तो 0.1 माइक्रो ग्राम आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9th क्वेश्चन है, एक फ्रिक्शनलेस मास स्प्रिंग सिस्टम है, इज सेट इन मोशन बाय पुलिंग द मास डाउन r मीटर। अब ये r यहाँ पर x की जगह पर है, एनर्जी बतानी है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/2 kx²। अब यहाँ पे kr² बन जाएगा फॉर्मूला, यानी एनर्जी अब आपको नजर आ रहा है r² के साथ प्रोपोर्शनल है। ये पूछ रहा है कि एनर्जी किस चीज के प्रोपोर्शनल है, तो भाई r², बीटा आंसर है। 10th क्वेश्चन कर रहा है, इफ द स्पीड ऑफ साउंड ऑन अ कोल्ड डे BC है तो हॉट डे पे कितनी होगी। ये लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आपने एयर का एयर से या लिक्विड का लिक्विड से कंपैरिजन करना है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी अ कांस्टेंट और स्पीड जो है अंडर रूट ऑफ डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब कोल्ड एयर की डेंसिटी ज़्यादा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये बीटा जवाब बनता है। ओके, 11th है जी, टेलीस्कोप है आपके पास जे, वो डिम आपको इमेज दे रही है, इसका मतलब है कि डिम इमेज दे रही, रिजॉल्विंग पावर सही नहीं है, फोकसिंग भी सही नहीं हो रही। नंबर 2, अपर्चर वगैरह भी सही, छोटा है, बड़ा नहीं है। और के जो है वो बड़ी ब्राइट इमेज दे रहा है, उसकी रिजॉल्विंग पावर बड़ी अच्छी है, अपर्चर भी लार्ज है ताकि व्यू क्लियर नज़र आ रहा है, बड़ा नज़र आ रहा है। ठीक है जी,
इसका मतलब यही है कि ये सारी बातें जो लिखी हुई हैं इसमें ट्रू हैं। देखें ना, के हैज़ लार्ज अपर्चर, के हायर मैग्निफिकेशन है, फोकल लेंथ, अब अपर्चर ज़्यादा है तो ज़्यादा इसका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ज़्यादा तो मैग्निफिकेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, टेलीस्कोप के अंदर अगर हम चाहते हैं, इससे अंदाज़ा कर लें आपको ये सारी स्टेटमेंट एपर्चर सही। अपर्चर कहते हैं लेंस की चौड़ाई, ये बड़ा अपर्चर है और ये छोटा अपर्चर है, अपर्चर ये वाला। ठीक है, अब ये बड़ा होता है तो आपका फोकल लेंथ भी बड़ा हो जाता है, लार्ज अपर्चर लार्ज फोकल लेंथ हो जाता है। ठीक है बेटा जी, जी नेक्स्ट सर। चलते हैं। अब ये 12 से लेके तकरीबन क्वेश्चन नंबर आपको जो यहाँ नज़र आ रहे हैं 16 तक हैं, इनको मैं 16 तक वाजे कर देता हूँ। तकरीबन 16 मुझे करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन उसकी नीचे है। 12 क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हेन अ गैस इज कंप्रेस सडनली आ गया, सडनली को मैंने पहले हाईलाइट किया हुआ है तो एडियाबेटिक प्रोसेस बन गया, तो बीटा जवाब होगा इस केस में। ठीक है, बीटा आंसर आ गया। 13th में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कैरिंग 3 कूलम of charge is moved 10 centimeter from point A to B by an electric field. पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 700 वोल्ट का दिया। वर्क डन कह रहा है, वर्क डन होता है क्यू वी के बराबर, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो 3 को 700 से मल्टीप्लाई किया, 2100 आंसर है, अल्फा आंसर है। 14 कह रहा है 2 फैरेड कैपेसिटर है, ये कैपेसिटेंस है 2 फैरेड इसकी, चेंज चार्ज करता है 100 वोल्ट पे और डिस्चार्ज होता है थ्रू 10 किलो ओम रेजिस्टेंस में से। व्हाट इज द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड? तो सिंपल हाफ सी वी इसके का फार्मूला लगा के इसको हल कर लेंगे, 10 पावर 4 के अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, 10 पावर 4 का मतलब 10 किलो जॉल ही होता है। 10 पावर 4 का मतलब वो 1000 अलग कर दो और 10 अलग कर दो, 10 किलो जॉल बन जाएगा। 15th क्वेश्चन है, एक आपके पास 8 ओम का रेजिस्टेंस है। अब ये जरा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आ जाता है 15th जो है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। 8 ओम का रेजिस्टेंस है कनेक्टेड टू अ बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस, ड्रा करता है 1.6 करंट। अब सुन लो, 8 ओम रेजिस्टेंस लगी तो करंट 1.6 है। रेजिस्टेंस अगर 30 ओम की लगेगी तो करंट 0.5 एम्पेयर हो गया। उधर 1.6 था 8 के सामने, 30 के सामने करंट 0.5 हो गया। अब वो कह रहा है 6 ओम पे कितना करंट बैटरी लेगी। तो ये क्वेश्चन बनता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ वाला जो फॉर्मूला है, वीटी इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर, ये आप अप्लाई कर दें और इसको अब आप हल कर लें। इस फॉर्मूले को सिंपल है इसके अंदर कि आप लोगों ने इसके अंदर कैपिटल आर आपके पास 8 है। अब आपने तरतीब से लगाना है, 8 लगाएंगे तो करंट 1.6 हो जाएगा पहली चीज़। उसके बाद जब 30 लगाएंगे तो 0.5 हो जाएगा। दोनों ये पोटेंशियल आपके सेम होंगे, आप इनको बराबर कर लें एक दूसरे के। ये हमने बराबर करके इनको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पे जो हमारे पास वो मल्टीप्लाई करके करना है। अब ये 1.6 को मैंने पहले अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों से, इधर मैंने 0.5 को मल्टीप्लाई किया, 15 में से माइनस किया 12.8, ये मैंने किया हुआ राइट साइड पे इधर, ये किया हुआ है। तो वो डिवाइड करके जो आंसर बनता है स्मॉल आर का 2 ओम बनता है। उसके बाद इस स्मॉल आर को किसी एक फॉर्मूले में पुट अप करके जब सॉल्व करूंगा ना, तो मेरे पास यहाँ से टर्मिनल पोटेंशियल आ रहा है 16। तो उसके बाद मैंने अब जब टर्मिनल पोटेंशियल निकाल लिया तो यहाँ पे ईएमएफ, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल मैंने लिखा हुआ है, ईएमएफ चल रही है, इसको मैंने 16 निकाल लिया। तो ईएमएफ जब 16 निकाल लिया मैंने, तो अंदर मैंने रेजिस्टेंस 6 लगा दी, स्मॉल रेजिस्टेंस आर लगा दी, तो ये आपके पास करंट का आंसर आ गया 2 एम्पेयर। अच्छा, टर्मिनल पोटेंशियल नहीं, ईएमएफ के साथ चलना है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ सेट अभी से, ये आप लोग गलत इसको ना स्क्रीनशॉट ले लें इसका, बस इसको ईएमएफ से शो करना है, इधर ई से कर देते हैं। बाकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, कैलकुलेशन वही रहेगी, बस यहाँ पे सिंबल सही आना चाहिए ताकि गलती ना रहे जी। तो ये आपको समझ आ गया होगा, तो जी बाकी क्वेश्चन कैलकुलेशन नंबर सही है 12 में आपकी। वो आपने सडनली अलाउड टू एक्सपैंड कैसे किया हाँ, जी सर, सडन एडियाबेटिक? एडियाबेटिक होता ही सडन प्रोसेस है। जब भी कोई सडन एक्सपेंशन होती है, सडन कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो ये एडियाबेटिक की निशानी है। एडियाबेटिक क्विक प्रोसेस है, मैंने पढ़ाते हुए बताया हुआ है। एडियाबेटिक का स्लोप जी जी सर स्टीपर जी, याद आ गया। होता है, याद आ गया, बिल्कुल। जी सर जी। अब आप आ जाओ। अच्छा, ये 15 के अंदर सिंबल मैंने सही कर दी, अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, ताकि वो कैलकुलेशन में ना आपका जो आंसर है वो ज़रा सेट आना चाहिए, यहाँ पे ई होना चाहिए। अब सही है, आगे चलते हैं। 16th क्वेश्चन है,
टू प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 × 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये वेबर पर मीटर स्क्वायर में टेस्ला लिखा हुआ है। 10 मीटर की कोई लॉन्ग आपके पास एयर कोर सॉलिनॉइड है जिसके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट या पर मीटर, यानी ये स्मॉल एन का जवाब है। ये जो लिखा हुआ है 1000, ये स्मॉल एन है, तो लंबाई उसने एम दी है 10 मीटर। हाँ, ये टोटल टर्न्स होते और लंबाई 10 मीटर होती तो 1000 को 10 पे डिवाइड करके भी स्मॉल एन निकाल लेते। यानी ये क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जा सकता है। फिलहाल यहाँ स्मॉल एन डायरेक्ट पता है, पी डायरेक्ट पता है, म्यू नॉट हमें वैसी जबान ही आना चाहिए। अच्छा, म्यू नॉट आना चाहिए, आपने करंट निकालना है, वो तो मैं निकाल देता हूँ। ये चीज़ नोट करो, ये वाली चीज़ जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैंने 1/म्यू नॉट को कैलकुलेट कर दिया 8 × 10⁻5 या 0.08 × 10⁻7, क्योंकि बहुत सी जगहों पे 1/म्यू नॉट आ जाता है। तो आप पहले से इसको हल करके कॉपियों पे लिख लो, नोट्स में लिख लो, याद कर लो। वहां बैठ के 1/4π हल नहीं होता, उसको इसी तरह कर लेना है। ये वैसे होता है 0.079 और राउंड ऑफ करेंगे उसमें साइंटिफिक नोटेशन में तो 7.9 10⁻5, तो वो बन जाता है 8। मैंने इसको अप्रोक्सीमेशन में रखा है थोड़ा सा हल्का सा, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। बहरहाल अब ये आपके पास फॉर्मूला है, ये वाला म्यू नॉट एन आई। इसको मैंने आई के लिए ये सॉल्व कर लिया। अब सारी वैल्यू पुटअप करके जब सॉल्व करता हूँ ना, उसका आंसर मेरे पास जो लास्ट आ रहा है 1.6। अब आपको पता, थोड़ी सी मैंने अप्रोक्सीमेशन की थी, पढ़ाया था आंसर को, तो आंसर थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, 1.6 आ रहा है। तो मेरा असल आंसर 1.6 से कम ही है। तो 1.6 से कम कौन सा एम्पेयर आ रहा है? ये 1 एम्पेयर अल्फा। ये जवाब मैं मानूंगा इसका, ठीक है जी। बाकी जवाब तो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। 17 क्वेश्चन, विंग स्पैन ऑफ एन एरोप्लेन 20 मीटर है, फासला आ गया, ठीक है, लेंथ आ गई। द पोटेंशियल डिफरेंस इसके मस्ट नॉट बी मोर देन 20 वोल्ट। लेकिन जी ये आपके पास लंबाई आ गई, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड 0.01 टेस्ला आ गया। आपने क्या मालूम करना है? स्पीड। आप मोशनल ईएमएफ का ये वाला फॉर्मूला लगाएं, इधर 20 लगा दें, उधर भी लेंथ में 20 लगा दें, बी की जगह 1/100 कर दें 0.01 टेस्ला को ये, तो वेलोसिटी का आंसर 100 आ गया मीटर पर सेकंड। अब जवाब लिखें किलोमीटर में, तो बेटा 3600 से मल्टीप्लाई करो, 1000 से डिवाइड करके हल करोगे 360 किलोमीटर पर आवर बीटा आंसर है। अजान अजान हो जाए 1 मिनट, फिर मैं बोलता हूँ। जी अब क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाएं। 10 वॉट की एक डिवाइस सर है। इसमें जो लिखा हुआ है मस्ट नॉट बी मोर देन 20 वोल्ट, तो ये फिर हम मतलब 20, हमने तभी 20 रखा है ना, ज्यादा नहीं रखा। आप देखो ना, ईएमएफ का आंसर मैंने 20 पुट अप किया, राइट साइड पे मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, ठीक है। ठीक है। इसका मतलब ये है। अच्छा, अ 10 वॉट डिवाइस नीड्स मोर देन 1000 वोल्ट, यानी आपकी जो डिवाइस है उसको 1000 वोल्ट से ज्यादा इनपुट वोल्टेज चाहिए। अब ये इनपुट वोल्टेज ये डिवाइस का वोल्टेज है जो किसी ट्रांसफार्मर से आ रहा है, और ये ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज बन सकता है, ठीक है जी। अब मेन का मतलब होता है इनपुट। इफ द मेन सप्लाई इज नोन टू फ्लक्चुएट बिटवीन, यानी इनपुट 200 वोल्ट से 250 वोल्ट के इन बिटवीन है, कम से कम 200 वोल्ट है, ऐसे नीचे नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा 250 वोल्ट का है। अब वो सवाल ये कर रहा है द टर्न रेशियो ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द डिवाइस मस्ट बी। अब आपका जो इसमें टर्न रेशियो पूछ रहा है, कितनी होनी चाहिए? अब सीधी सी बात है, मुझे एक ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जो 200 वोल्ट ले और उसे 1000 वोल्ट या इससे ज्यादा वोल्ट बना दे, 200 लेकर 1000 या इससे ज्यादा वोल्ट बनाए। ये मेरा सवाल है, ठीक है जी। ओके, तो मेरा पास जो आउटपुट पोटेंशियल है वो 1000 हो गया, इनपुट पोटेंशियल कम से कम 200 हो गया। तो मैं जब इनकी रेशियो निकालता हूँ ना, तो मेरे पास आंसर 5 आ रहा है। अब मेरे पास मसला ये, इस सवाल में गौर से देखो, इसकी जो ऑप्शन है ना, एक है जवाब मोर देन 4, तो भाई जवाब 5 का है वो मोर देन 4 है। मुझे लगा कि ये भी सही है, अच्छा ठीक है। आगे लिखा मोर देन 5, और ये मेरा 5 जवाब कम से कम है, हाँ जी। अब मुझे लग रहा है ये भी सही है,
मोर देन 5 होना चाहिए, कम से कम 5 होना चाहिए। इसका मतलब है कि जब मैं 4.5 डेसिमल में चक्कर नहीं है मेरा कोई, लेकिन ये 4 से ज़्यादा है। लेकिन बीटा को अगर मैं सही मानता हूँ तो ये जो अल्फा है, ये जो चार्ली है और ये जो डेल्टा है, ये सारे गलत हो जाते हैं। ये तो 5 से नीचे हैं सारे जवाब। मेरा जवाब तो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, या कम से कम 5 होना चाहिए। अब 5 से ज़्यादा कैसे होगा, क्योंकि मेरी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो 1000 से ज़्यादा है। ऑपरेटिंग वोल्टेज मेरा 1000 से नीचे नहीं हो सकता, 1000 से ज़्यादा ही है। 1100 हो सकता है, 1200 हो सकता है, 1500 हो सकता है। इसका मतलब है मेरा यहाँ एग्जैक्ट जो आंसर हम लेंगे ना, वो हम लेंगे मोर देन 5। अगर यहाँ हाईलाइट हुआ हुआ डेल्टा, लेकिन आपका जवाब बीटा बनता है कैलकुलेशन के मुताबिक। यहाँ पे कोई बंदा कह सकता है मुझे बैठे बैठे, सर जी ये 250 में अगर जवाब नीचे रख दूं, ऊपर 1000 रखूं तो जवाब 4 भी तो आता है। इसका मतलब है 4 और 5 दो जवाब आ रहे हैं, तो 4 और 5 के इन बिटवीन नहीं हो सकता। ये जवाब सवाल बन सकता है यहाँ पर। तो मेरा आंसर है जी नहीं बन सकता, क्योंकि अगर मैं नीचे 250 रखूंगा तो मेरा आउटपुट पोटेंशियल 1000 नहीं होगा, फिर 1000 तो मेरा 200 के ऊपर आउटपुट पोटेंशियल है। कम से कम आउटपुट मेरा 1000 है 200 के ऊपर। जब इनपुट पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा तो आउटपुट भी तो बढ़ता जाएगा ना। यही 250 में मैं 1000 रख ही नहीं सकता, 200 पे 1000 रख सकता हूं। तो इट मीन जवाब मेरा 5 से ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। इसे जवाब बीटा है। 19th है जी, द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग 60 हर्ट्ज पावर सप्लाई इज 140। ये पीक वैल्यू आ गई। आपने आरएमएस वैल्यू निकालनी है, आपने निकालनी है वोल्ट मीटर की रीडिंग, वो आरएमएस होती है। तो वी नॉट ओवर अंडू 2 यानी 0.7 इंटू वी नॉट कर लो, तो ये आंसर आ रहा है 7/10 इंटू 1498। ये बड़ा सिंपल था। इसके बाद 20th क्वेश्चन देखो। 60 हर्ट्ज का आपके पास कोई इंडक्टिव सर्किट है जिसकी रिएक्टेंस, ये जो चीज है ये XL है, इसको XL लिख देता हूं। अगली आपके पास इसमें आ रही है रेजिस्टेंस, ये R है, ये R आ गई। तो पहली चीज मुझे इंपीडेंस निकालनी पड़ेगी कैलकुलेशन करने के लिए। जी पहला मैंने अभी आगे नहीं पढ़ा, मैंने सीधा सीधा इसको पहले इंपीडेंस निकाल लिया, क्योंकि आखिर में लिखा पावर बतानी है। पावर का फॉर्मूला होता है VI cos ऑफ थीटा, ये वाला। तो मुझे करंट तो निकालना पड़ेगा ना। पोटेंशियल तो मुझे 120 पता है ना, मुझे थीटा पता है ना, मुझे करंट का पता है। करंट निकालने के लिए मुझे फिर इंपीडेंस निकालनी पड़ेगी, तो मैंने इंपीडेंस निकाल ली। 100 का स्केयर प्लस 100 का स्केयर 2 टाइम्स 100 का स्केयर √200 हो जाएगा। ये इंपीडेंस आ गई। अब V इज इक्वल टू आई जी का फॉर्मूला, आई आर नहीं, वी आई जी का फॉर्मूला। यहां से आई का आंसर 120 ओवर √200 आ गया। ये करंट आ गया। ये करंट इसी शक्ल में उठाया मैंने, और ये देखो हाईलाइट कर रहा हूं लेफ्ट साइड पर, ये पुट अप कर दिया 120 ओवर √200। ऊपर से मेरा जो V है वो भी 120 है। बेटा जैसे हजार मुकम्मल हो मुझे बता देना आप लोग। जी मुकम्मल हो गई जान बेटा आपके एंड पर? यस सर। ओके। अच्छा जी, तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास ये हो गया। फिर करंट थीटा निकालने के लिए हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स XL ओवर R।
XL भी 100 है, R भी 100 है, tan इनवर्स 1 बन गया जो 45 डिग्री बनता है। इसको cos 45 में पुटअप करेंगे तो 1/√2 ये वाला आएगा। उधर बाकी कैलकुलेशन करके 144/√2 आ गया। ये 144/2 बन गया क्योंकि नीचे दोनों √2 का स्केयर 2 हो जाएगा। 72 जवाब आ रहा है बीटा। अब ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। 21 है जी, 10 मीटर लॉन्ग एक मेटल वायर है, ये लंबाई आ गई इसकी। 10 मिलीमीटर इसका डायमीटर आ गया डी। इसको आपने 3142 की न्यूटन फोर्स लगाई, इसके जरिए जो डेल्टा एल आया वो 10 mm आ गया। आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताना जो होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, F/A L ओवर डेल्टा एल। अब एरिया की जगह मैंने लगा दिया पाई आर स्क्वायर, फोर्स की जगह मैंने 3142 लगा दिया, एल की जगह मैंने 10 लगा दिया और नीचे डेल्टा एल मुझे 10 मिलीमीटर दिया था। ठीक है, लंबाई तो 10 मीटर थी तो 10 आ गई, ये 10 × 10⁻³ लगा दिया। ये -3 में ऊपर ले जाऊंगा, 10 तो दोनों कट गए, 10⁻³ ऊपर जाके 1000 बन गया, ये वाला 1000। 3142 को ऐसी रख दिया मैंने और पाई की वैल्यू लगा दी 3.142, ये इसकी अपनी जेन्युइन वैल्यू है 3.142 तक। उसके बाद आर का स्केयर, ये मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पे देखो डायमीटर है, रेडियस निकाला 5 मिलीमीटर 2 पे डिवाइड करके, तो 5 का स्केयर 25 आया और मिली 10⁻³ का स्केयर 10⁻³ इंटू -3 वो ये आ गया। ठीक है जी, ये आपके सारी चीजें हमने यहाँ पे तरतीब से लिख दी। अब जो नीचे 3.142 है उसका डेसिमल जब मैं खत्म करूंगा अगले स्टेप में, ये यहाँ उसका 1000 और आएगा। बहरहाल उसको आप अगर करें, बाकी ये दोनों कट आ जाते हैं और जो 1000 में से 100 अलग निकाला जाए और 25 से डिवाइड किया जाए तो 4 आता है। 4 × 10 पावर जो भी बाकी मिला के बनती है। तो यहाँ देखो 4 × 10 पावर समथिंग के लिहाज से जो जवाब है वो एक ही है, अल्फा। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, बाकी में कहीं 4 नहीं आ रहा, 4 1 और नीचे 25 है तो 25 4 तो 100 से डिवाइड करके 4 तो आना है आंसर में, अल्फा आंसर है। 22 में कह रहा है जब एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज करते हो टू कंपेयर वोल्टेजेस V1 V2, तो इसमें माइनस प्लस कुछ नहीं होता, इसमें ये होता है कि एक वोल्टेज बड़ा होता है एक छोटा होता है। तो आउटपुट या तो 0 आता है, 0 यानी नेगेटिव VCC की वजह से, या मैक्सिमम वोल्टेज आता है V0। ये डिफरेंस कोई नहीं आता, तो नन ऑफ दीज। उसके बाद 23 है, दोबारा बता दीजिएगा। ये दोबारा सुन लो मेरा बेटा। आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज कर रहे हो टू कंपेयर टू वोल्टेजेस, कंपेरेटर के तौर पर। कंपेरेटर की कंडीशन ये होती है कि इफ V माइनस ग्रेटर देन V प्लस है, इसका मतलब है जो आपका V आउट है वो बराबर होता है -VCC और नो करंट। और अगर V माइनस लेस देन V प्लस है, इसका मतलब है V आउट होता है +VCC के बराबर। इसको ना करंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब हैवी करंट गुजरेगा, हैवी करंट। तो ये दोनों कंडीशन ऊपर कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो जवाब नन ऑफ अबव है। जी सर। ओके, अच्छा जी, अब है जी 23। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसका रेस्ट मास हमारे पास है 1 ग्राम। 1 ग्राम का मतलब है 1/1000 किलोग्राम और इसकी स्पीड है जी √5 10⁸। फोर्स बतानी है जो उसको 1000 मीटर पर सेकंड स्केयर के एक्सेलरेशन तक ले जाए। F = ma। m का जवाब रिलेटिविटी के मुताबिक लगा देना, m0/√1 - v² / c² इंटू a। एक ही जगह मैंने 1000 लगाया, मैस का 1/1000, ये दोनों 1000 कट गए, बाकी बचा 1/√1 में 1 माइनस √5 10⁸ का स्केयर, √5 5 हो जाएगा ये वाला, और 10⁸ का स्केयर 16 हो जाएगा। इसी नीचे c² का मतलब हो जाएगा 9 × 10⁶ 16। 10 कटेंगी, 1 माइनस 5/9 का एलसीएम लेके हल करूंगा तो जवाब 1.5 आ रहा है आखिरी। वो नीचे 2/3 बनेगा, वो 3/2 बन जाएगा, 3/2 1.5 होता है, अल्फा आंसर है। उसके बाद 24 है, एक ट्रांसमीटर है वो रेडिएट करता है 30 माइक्रोवाट
ये एनर्जी है 6.63 मिलीमीटर वेवलेंथ पर नंबर ऑफ फोटोन बताना, ये फॉर्मूला है जो मैं यूज कर रहा हूँ। NHF की जगह CO लैम्डा, एन मैंने वहीं छोड़ दिया, ये मैंने ई लगाया, ये 6.63 10⁻⁻34 H का आंसर लगाया, ये सी का आंसर लगाया 3 × 10⁻8 और नीचे 6.63 10⁻⁻3 लैम्डा लगाया। तो 6.63 से कट गया, प्लैंक्स कांस्टेंट के का जो एक फैक्टर है वो कैंसिल हो गया। इसी तरह अब आपके पास ये जो 10⁻3 आपको नजर आ रहा है, ये 3 बड़ा नजर आ रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट का, तो ये 30 जो नजर आ रहा है इसको 3 × 10 कर दो। ये मैंने राइट पे जो जगह बनी हुई वहां पे किया हुआ है, गौर से देखो, ये 3 × 10, ये 3 कर दिया और ये 10 अलग कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस 3 से इसको 3 को काट दिया, बाकी सिर्फ 10 की पावर्स बचती हैं, इनको हल करोगे तो 10⁻18 आंसर आएगा 40। बिल्कुल इसी तरह डी ब्रोगली के हवाले से अगला सवाल है, एक बॉल है उसकी वेलोसिटी 6.63 है। अब देख लो ये ऐसी कैलकुलेशन दी गई जो एच के साथ बड़े आराम से हल हो जाती है। तो मैंने क्या किया, 6.63 ऊपर होता है, 6.6 नीचे लगाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 10⁻⁻34 आपका आंसर बचेगा बस बीटा। 26 में कह रहा है एक्सरे जब प्रोड्यूस होती हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है हैवी मेटल से, तो एक्सरे स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस होता है, यानी उसमें डिस्क्रीट वैल्यू भी आती है और कंटिन्यूस लाइनें भी आती हैं, दोनों मिला के आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और ब्रैम-स्टर्लिंग वाला दोनों मिला के आते हैं। 40 आंसर है। 27 में कह रहा है कि दो आइसोटोप है ए और बी, उनका जो पी ए और पी बी इनके प्रोटॉन है, आइसोटोप है तो प्रोटॉन तो बराबर होंगे दोनों के, न्यूट्रॉन बराबर नहीं होंगे, अल्फा आंसर है। 28 में कह रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है और वापस आता है, तो वापस आने पे वो इनमें से कौन सा रिलीज करेगा भाई, ना अल्फा निकलेगा ना बीटा, सब न्यूक्लियर रेडिएशन है। ये कभी इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन में फोटोन निकलता है लाइट का, ये नहीं निकलते, तो नन ऑफ दिस। 29 में कह रहा है न्यूक्लियर रिएक्शन में इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म एलिमेंट टू अनदर वन, जी बिल्कुल है बीटा या अल्फा में। प्रोड्यूस न्यूट्रॉन, बिल्कुल फिशन में। प्रोड्यूस एनर्जी, बिल्कुल फिशन में भी फ्यूजन में भी, ऑल ऑफ दिस सारे सही हैं। If a material has superconducting properties at temperature T1 और T2, इसका मतलब है ये दोनों टेम्परेचर आपके क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या है, लेस हैं, तभी तो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी का मुजाहरा हो रहा है। तो ये जवाब डेल्टा में लिखा हुआ है। जी बेटा यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया। इज देयर एनी क्वेश्चन? सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी सर? सुपर कंडक्टर कहते हैं ऐसे मटेरियल को जिसकी रेजिस्टिविटी एक खास टेम्परेचर पर डिक्रीज करने, जब टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, ठीक है जी। ये ग्राफ स्टेटन आता है, एक खास टेम्परेचर पे एकदम से रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, तो जिस टेम्परेचर पे ये काम होता है उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए। अब पावर डिसिपेट नहीं होगी और बड़े लंबे अरसे तक करंट मेंटेन रहेगा, इवन विदाउट बैटरी। ठीक है बच्चे, चलें जी, ओके, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कल भी यही टाइम होगा और इसमें नमाज पढ़िए, नमाज का टाइम है, फिर बात करेंगे कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।